यूपी आईटी कॉलेज में आपका स्वागत है। कि जैसा कि आप लोग जानते हो कि वेब डिजाइनिंग का कोर्स चल रहा है, उसकी सीरीज चल रही है। उसमें हमने पहला लेक्चर कर लिया था। पहला लेक्चर में हमने क्या क्या किया था, हमें डॉक टाइप के बारे में पता चल गया था, हेड टैग के बारे में पूरा पता चल गया था, जिसके अंदर मेटा टैग्स हमें पता चल गए, जिसमें व्यू पोर्ट, कीवर्ड्स, डिस्क्रिप्शन, इनके बारे में पता चल गया था। लिंकिंग वगैरह कैसे करते हैं उसके बारे में पता चल गया था। तो आज हम देखेंगे टैग के बारे में। ठीक है, चलो अब हम देखते हैं जो आज का टॉपिक है टैग के बारे में। तो हम देखते हैं कि टैग कौन कौन से हैं HTML के, और क्यों यूज किया जाता है और कैसे यूज किया जाता है, उसके बारे में आज हम जानेंगे। ठीक है, चलो सबसे पहले आज मैं आपको एक बार रिवाइज कर दूं जो पहला लेक्चर था उसके बारे में। तो पहले लेक्चर में हमने सबसे पहले एक फोल्डर बनाया था, कहीं भी आप बना सकते हो डेस्कटॉप पे। उसके अंदर एक CSS का फोल्डर हमने बना लिया, इमेज का फोल्डर बना लिया, एक JS का फोल्डर बना लिया। तो अगर हम CSS लगाएंगे तो CSS के अंदर रखेंगे, इमेज अगर हमारे पास कोई भी है तो वो हम इमेज के फोल्डर में रखेंगे। और JS में अगर हम JS कुछ कर रहे हैं, JS क्योंकि बाद में करेंगे, CSS भी बाद में करेंगे, अभी HTML खत्म हो जाएगा उसके बाद हम CSS पे आएंगे। तो ये हमने फोल्डर इसलिए बना दिया ताकि आपको पता चले कि प्रोजेक्ट रन कैसे करता है। जब भी आप कोई प्रोजेक्ट बनाओगे तो सबसे पहले इसी तरह से एक फोल्डर बना लेना है, उसके अंदर काम करना है। और जब भी कोई, जैसे मान लो कि आपने यहां पर एक कोई पेज ले लिया, जस्ट सपोज यहां पर आप आ जाओगे विजुअल स्टूडियो के अंदर। विजुअल स्टूडियो एक एडिटर है, आप इसको नोटपैड में भी आप जो भी टैग्स हैं या कीवर्ड्स हैं आप उनको विजुअल स्टूडियो में चाहे नोटपैड में कहीं भी आप लिख सकते हो और आप सेव कर सकते हो। लेकिन आप जब भी कोई भी पेज बनाओगे तो आप पहला जो पेज होएगा उसको आप index.html के नाम से सेव करोगे। क्यों? क्योंकि डिफॉल्ट जो होता है, जैसे मान लो google.com आप ओपन करते हो, www.google.com आप जाओगे तो index.php, index.html, इंडेक्स वाली फाइल को ही वो एज ए डिफॉल्ट पेज मान के उसको डिस्प्ले करता है। तो मतलब जो इंडेक्स पेज में जो भी कोड लिखा होगा उसी का जो प्रीव्यू होगा वो हमारे सामने होगा। इसीलिए हम जो पहला पेज होता है या होम पेज होता है उसको हम index.html के नाम से सेव करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम, अब जैसे मैं शिफ्ट के साथ एक्सप्लेनेशन वाला जो मैं साइन है उसको लगाऊंगा तो आप देखोगे कि यहाँ पर दो एक्सप्लेनेशन आ रहे हैं। एक पहला वाले पे क्लिक करोगे तो कोड आपको बाय डिफॉल्ट लिखा हुआ मिल जाता है। ये विजुअल स्टूडियो में होता है, नोटपैड में ये चीज नहीं होगी। नोटपैड में आपको प्रॉपर लिखना पड़ता है। तो आप देखोगे कि यहाँ पर कोड आ गया है इस तरह से, जैसे आप देख पा रहे हो। तो यहाँ पर आप देखोगे कि कीवर्ड्स आ गए, टैग सब बने बनाए, कुछ जो बेसिक टैग है जैसे डॉक टाइप हो गया, HTML जो रूट टैग है हमारा, हेड टैग आ गया, 2-4 मेटा टैग्स आ गए, 2 मेटा टैग्स आ गए जो इंपॉर्टेंट है, एक टाइटल आ गया, हेड टैग बंद कर दिया, बॉडी टैग उसने लगा दिया, बंद कर दिया, फिर HTML को इसने क्लोज कर दिया। तो ये बेसिक टैग्स यहाँ पर बाय डिफॉल्ट वो दे देता है, क्योंकि ये लगते ही लगते हैं। कभी भी कोई पेज बनाओगे तो इसमें ये एक तरह से कंपल्सरी समझ लो कि ये लगते ही लगते हैं। HTML में जो सबसे पहला टैग होता है वो H1 टैग होता है। और H1 टैग क्यों लगाते हैं तो इसके बारे में हम जान लेते हैं थोड़ा सा, कि पेज हमारा जब भी हम कोई भी वेबसाइट बनाते हैं वो कैसे दिखती है, उसमें कोड कैसे लिखा जाता है, उसके बारे में मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। जस्ट सपोज कि मैं एक वेबसाइट पे आ गया हूँ वेबसाइट पे आएंगे तो ये क्या है, यहाँ पर ये तैयार कैसे होता है, पूरा लेआउट कैसे तैयार होता है, इसका कोड कैसे लिखा जाता है। तो जब हम कोई भी कोड शुरू करते हैं, जैसे मान लो कि हमने यहाँ पर शुरू किया HTML से, यहाँ पर इस तरह से एक टैग लगाएंगे, मान लो यहाँ पर HTML लगाया हमने, ठीक है, HTML लगाया और यहाँ पर HTML हमने क्लोज कर दिया। सबसे लास्ट में HTML क्लोज होगा और इस स्लैश के साथ HTML क्लोज होगा। क्लोजिंग का कोई भी टैग होगा वो स्लैश के साथ ही होगा। ये मैं बड़ा बड़ा इसलिए बता रहा हूं ताकि आपको पता चले कि, अच्छा एक चीज और मैं बताऊं आपको कि आप पेज को चाहे .html के नाम से सेव करो और चाहे .htm के नाम से सेव करो, दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है, दोनों ही प्रॉपर वर्क करता है। समटाइम्स HTM कुछ ब्राउजर्स को मे बी ना सपोर्ट करे, लेकिन आज की डेट में सारे ब्राउजर्स को सपोर्ट करता है। ये पहले होता था कोई कोई ब्राउजर नहीं सपोर्ट करता था। तो इसलिए आप चाहे .htm के नाम से सेव कर लो किसी भी फाइल को, और चाहे आप .html के नाम से सेव कर लो।
ठीक है, ये मैं कैपिटल में लिख रहा हूं, लेकिन स्मॉल लेटर में ही सेव करना है। कोई भी फाइल कैपिटलाइज भी नहीं होना चाहिए। जैसे मान लो ABOUT about.html, ठीक, यहां पर HTML, ठीक। तो ये इसमें ये जो ए है ये गलत है, कभी भी एक कैपिटल लेटर नहीं आएगा। मतलब कि जब भी आप कोई भी वेबसाइट ओपन करोगे उसमें आप URL को कभी भी कैपिटल लेटर में नहीं लिखोगे, ठीक है, क्योंकि वो कभी भी लिंकिंग उसकी गलत हो सकती है, एरर हो सकता है वो। तो इसलिए जब भी आप कोई भी फाइल सेव करोगे स्मॉल लेटर में ही सेव करनी है, ठीक है। इतना तो पता चल गया होगा आप लोगों को। तो हम यहां से HTML हमने शुरू किया, HTML हमने बंद किया। अब यहां पर हेड टैग लगेगा, यहां पर हेड टैग लग जाएगा, फिर यहां पर शुरू होगी है बॉडी टैग। इसके अंदर जो भी कोड हम लिखेंगे वो ब्राउजर पे डिस्प्ले होगा। इसके अंदर जो भी हम कोड लिखेंगे वो ब्राउजर पे डिस्प्ले होगा। हेड टैग के अंदर जो भी लिखेंगे वो डिस्प्ले नहीं होता है। तो अब इसके अंदर सबसे पहला टैग क्या लगेगा, बॉडी टैग के अंदर, ये बॉडी हमारा बॉडी टैग लगा हुआ है यहां पर मैं टैग लगा देता हूं, बॉडी टैग लगा हुआ है यहां पर, और यहां पर बॉडी टैग क्लोज हो रहा है। ये बॉडी टैग लगा, बॉडी टैग क्लोज हुआ। अब यहां पर ये चीज लगी हुई है, ये किस में लगी हुई है, H1 में, H1 में लगी हुई है ये, और H1 यहां पर क्लोज भी हुआ, ठीक है। इस तरह से मैं इसको इरेज करता हूं। यहां पर जस्ट सपोज कि यहां पर H1 टैग लगा और यहां पर H1 टैग बंद हुआ। ये जो हेडिंग आ रही है वो आ रही है H1 टैग के अंदर। जब भी हम कोई वेबसाइट पे देखेंगे, ये लाइव वेबसाइट है, अगर आप देख पाओगे यहां पर लाइव वेबसाइट है तो ये H1 टैग में लगा हुआ है। बेसिकली मैं ये बताना चाह रहा हूं, H1 का जो टैग होता है किसी भी पेज पे मेन हेडिंग को दर्शाने के लिए H1 टैग का यूज करते हैं। H1 टैग पूरे वेबसाइट नहीं, पूरे पेज पे एक ही बार आएगा। जैसे मान लो होम पेज है या अबाउट पेज है, कॉन्टैक्ट अस का पेज है, कोई भी आप पेज ले लोगे तो उस पेज पे H1 एक ही लगा होना चाहिए। जैसे अब ये वाला पेज है मान लो, अब आवर सर्विसेज ये H1 में हो गया। अब नीचे आएंगे, थोड़ा सा स्क्रॉल करेंगे तो आप देखोगे कि यहां पर ये वाला H2 में होगा, ठीक है। मतलब H1 एक ही बार लगेगा, आप H2 बार बार भी लगा सकते हो। जैसे यहां पर H2 लगा हुआ है, ये P टैग में लगा हुआ है, ये भी P टैग में लगा हुआ है। अब यहां पर ये आ गया, यहां पर एक डिव लगा हुआ है, ये मान लो S3 में हो सकता है, H4 में भी हो सकता है, किसी में भी आप लिख सकते हो, ठीक है। ये सेलेक्ट है जो फॉर्म से आता है। तो इसके बारे में अब हम नेक्स्ट जानते हैं। आशा है कि आपको H1 पता चल गया होगा। हेडिंग के लिए ही H1 से H6 तक हेडिंग यूज करते हैं। जैसे मान लो कि हमें एक बड़ी हेडिंग चाहिए, किसी भी पेज पे एक बड़ी हेडिंग चाहिए, मेन हेडिंग चाहिए, तो H1 लगाएंगे, ठीक है, H1 लगाएंगे। अगर मान लो उससे थोड़ी सी छोटी हेडिंग चाहिए, मान लो एक ही पेज पे मुझे 3-4 हेडिंग चाहिए, तो दूसरा हम H2 लगा सकते हैं, ठीक है। अगर और हेडिंग चाहिए हमको, तो अगर H2 से हमारा काम हो जा रहा है तो ठीक है, नहीं तो कोशिश करो कि आप सारे हेडिंग्स को यूज करो। कोशिश करो कि आप जो 6 हेडिंग है इसमें H1, H2, H3, H4, H5, H6 6 हेडिंग यूज करते हैं पूरे HTML में। कहीं भी आपको हेडिंग यूज करनी है, कहीं भी हेडिंग लगाना है तो इसी टैग को लगाना जरूरी होता है। जो ये टैग नहीं लगाता है, काम आपका डिव से भी हो जाएगा लेकिन स्टैंडर्ड उसका मेंटेन नहीं होता है, वो वेबसाइट डाउन रहती है गूगल में ऊपर नहीं आती है। तो हम ये देखते हुए चलते हैं कि बहुत सारे लोगों को एक्सपीरियंस नहीं होता है, आते हैं कुछ भी टैग लगा देते हैं, P टैग में लगा के फॉन्ट साइज बड़ा कर दिया, तो वो बिल्कुल भी गलत है। आप प्रॉपर तरीके से टैग को, इसीलिए मैं आपको बता रहा हूं कि इनमें डिफरेंसेस क्या है, वेबसाइट इसीलिए दिखा रहा हूं कि ताकि आप लोग वो गलतियां ना करो, आप डिजाइनर अच्छा वाला बनो ताकि आपको कभी भी कोई दिक्कत ना आए। तो हम नेक्स्ट चलते हैं।
आपको पता चल गया होगा कि H1 क्यों यूज करते हैं। H2 इसको आप मल्टीपल टाइम भी एक पेज पे लगा सकते हो, इसको भी आप मल्टीपल टाइम लगा सकते हो, H4 को भी मल्टीपल टाइम लगा सकते हो, जैसा कि मैंने आपको यहां पर दिखाया वेबसाइट पे। मैं आपको दिखाता हूं, वेबसाइट पे आ जाते हैं। अब यहां पर आप देखोगे और नीचे चलते हैं, अब आप देखोगे कि ये वाला भी फॉन्ट बहुत बड़ा बड़ा लिखा हुआ है, लेकिन ये बड़ा बड़ा तो लिखा है। अगर आप देखोगे, अब आप कहोगे ये H1 में होगा, मैं कहूंगा बिल्कुल भी H1 में नहीं है और होना भी नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि हमने एक H1 हमने टॉप में लगा दिया, तो अब हम दोबारा से H1 नहीं यूज करेंगे। इसके लिए हम H2 यूज कर सकते हैं, या यूज हुआ भी होगा। इसके लिए H3 भी यूज हुआ होगा, या कुछ भी यूज हुआ होगा। अब मैं आपको दिखा देता हूं कि यूज हुआ है कि नहीं हुआ। चलो देख भी लेते हैं। हम F12 करेंगे तो इसका कोड साइड में आ जाता है। अब आप यहां पर देख सकते हो, यहां पर देखोगे F12 करेंगे, F12 करेंगे तो इस तरह से कोड आ जाता है साइड में। तो अब आप इसको हमने सेलेक्ट किया, सेलेक्ट करेंगे तो आप यहां पर देखोगे, यहां पर देखोगे तो H2 लगा हुआ है। मतलब कि हमने एक बार पेज पे H1 लगा दिया तो बार बार H1 नहीं यूज करेंगे, H2, H3, H4 लगाएंगे। तो अब जैसे हम यहां पर आते हैं और नीचे ये छोटा है तो यहां पर H4 लगा हुआ है। H4 क्यों लगा हुआ है? क्योंकि ये H2 से छोटा टैग है। डिफरेंस आपको पता चल गया होगा इन सब चीजों का, यहां पर आप देख सकते हो इस तरह से। तो H1 जो होता है वो बड़ी हेडिंग के लिए यूज होता है, मेन हेडिंग के लिए यूज होता है। H2 उससे थोड़ा छोटा हो, जिसको थोड़ा सा कम H1 से, मान लो हाईलाइट तो करना है लेकिन H1 से कम हाईलाइट करना है तो H2 लगाएंगे। और उससे कोई और सब हेडिंग है तो सब हेडिंग्स के लिए H3, H4, H5, H6 का प्रयोग हम करते हैं। ठीक है, तो H1 से H6 तक क्लियर हो गया होगा आप लोगों को। तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट टैग के ऊपर। नेक्स्ट टैग है हमारा P टैग। ठीक है, P टैग। P टैग मतलब पैराग्राफ टैग। पैराग्राफ क्या होता है कि पैराग्राफ मतलब वेबसाइट में जो भी कंटेंट बाय डिफॉल्ट लिखा जाता है, जो बॉडी टैग में कहीं भी आता है तो वो P टैग में होता है। P टैग ये जो पैराग्राफ लिखा हुआ है वो P टैग में लिखा हुआ है। ये हमारा ब्राउजर है, ये हमारा ब्राउजर है, ये हम कोड लिखे हुए हैं साइड में। यहां जो भी कोड लिख रहे हैं उसका यहां पर आपको ब्राउजर पे आपको डिस्प्ले होता हुआ दिखेगा। तो यहां पर हमने देखोगे यहां पर हमने P टैग लगा दिया। P टैग लगाया तो इस तरह से P टैग के अंदर हमने जो भी कंटेंट लिखा तो इस तरह से दिखेगा। ठीक है, तो बाय डिफॉल्ट P टैग जो होता है वो 1 EM फॉन्ट लेता है। ठीक है, बाय डिफॉल्ट इसका देखोगे एक साइज तक फॉन्ट आ रहा है। ऐसा नहीं है कि P टैग लगा दिया तो बहुत बड़ा बड़ा फॉन्ट आ गया या बहुत ही छोटा आ गया। ये बाय डिफॉल्ट एक फॉन्ट, एक साइज का फॉन्ट लेता है। अब हम नेक्स्ट आते हैं B टैग। B टैग क्या करता है? B टैग यहां पर हमने लगाया हुआ देखोगे, B टैग किसी भी पैराग्राफ के अंदर लगता है, हेडिंग के अंदर नहीं लगता है। क्यों नहीं लगता है? क्योंकि ये बाय डिफॉल्ट बोल्ड होता है। बाय डिफॉल्ट क्या होता है? ये बोल्ड होता है। जो हेडिंग्स होती हैं वो बाय डिफॉल्ट बोल्ड होती हैं। अगर कहीं पर आपको मान लो किसी भी जगह पे मैं जाता हूं, मान लो किसी भी वेबसाइट पे चला जाता हूं, अब आप चाहते हो कि ये तो बोल्ड में आए लेकिन ये वाला बोल्ड में ना आए। अब यहां पर H2 लगा हुआ है, मान लो यहां पर H2 लगा हुआ है, H2 लगा हुआ है। अब आप चाहते हो ये तो बोल्ड में आए, क्योंकि H2 लगाते ही ये बोल्ड में बाय डिफॉल्ट रहता है। बाय डिफॉल्ट बोल्ड उसका नेचर है। अब आप चाहते हो ये तो रहे लेकिन ये वाला ना रहे। ठीक, तो इसके लिए हमें एक स्पैन टैग या और सारे स्मॉल टैग या बहुत सारे टैग आते हैं, उसको लगा के उसमें हमें CSS लगानी होगी। फोन वेट नॉर्मल, फोन वेट बोल्ड, तो बोल्ड तो ऑलरेडी रहता है। फोन वेट नॉर्मल करेंगे तो ये नॉर्मल हो जाएगा। चलो करके दिखा भी देता हूं आपको। इसमें आप देखोगे स्पैन लगा हुआ है,
यहाँ पर आप देखोगे स्पैन टैग लगा हुआ है और इसकी जो CSS है वो यहाँ पर आ रही है, तो मैं CSS में लिखता हूं क्योंकि ये H2 में लगा हुआ है तो बाय डिफॉल्ट बोल्ड है, तो मैं इसको बोलता हूं फोन बेट। यहाँ पर हमने नॉर्मल लिख दिया है और यहाँ पर ये 800 बेट कर दिया, तो ये बोल्ड हो गया, ये नॉर्मल हो गया। तो बोल्ड में मुझे आशा है कि आप लोगों को पता चल गया होगा कि बोल्ड हम क्यों लगाते हैं। अब स्ट्रॉन्ग टैग सेम वर्क करता है, इसी का कॉपी टैग है। पहले बोल्ड टैग बहुत यूज होता था, तब स्ट्रॉन्ग टैग नहीं आया हुआ था, फिर उसके बाद स्ट्रॉन्ग टैग आ गया, तो अब बोल्ड टैग BR टैग कम यूज होता है। स्ट्रॉन्ग टैग लगाओ, तो मैं रिकमेंड करूंगा आप लोगों को कि स्ट्रॉन्ग टैग ही जब भी आप लगाओ स्ट्रॉन्ग टैग को लगाओ, ठीक है। अगर आप बी टैग लगा रहे हो तब भी कोई दिक्कत नहीं है, चाहे आप स्ट्रॉन्ग टैग लगाओ चाहे बी टैग लगाओ। नेक्स्ट चलते हैं BR टैग। BR टैग बेसिकली क्या होता है, जैसे मान लो बहुत सारा पैराग्राफ लिखा हुआ है, तो आप चाहते हो कहीं से कोई लाइन ब्रेक हो, जैसे यहां पर आप देख रहे हो TH के बाद ये वाली लाइन अगर हम यहां से लिखती हुई जा रही है, लेकिन यहां से एकदम से टूट के नीचे से लिखने चालू हो गई, क्यों? क्योंकि यहां पर BR टैग लगा हुआ है। और BR टैग एम्बेडेड टैग होता है। एम्बेडेड टैग क्या होता है? एम्बेडेड टैग का मतलब है कि जैसे मान लो P टैग लगा और P टैग यहां पर बंद भी हुआ, तो ये क्या है? नॉर्मल टैग है। और ये क्या होता है? BR टैग यहां पर लगा और यहीं पर ही बंद हो गया, ठीक है, तो ये होता है एम्बेडेड टैग। जो जहां लगता है वहीं बंद हो जाता है, तो उसको हम एम्बेडेड टैग बोलते हैं। तो BR टैग आपको पता चल गया होगा, उम्मीद है मुझे आप लोगों को पता चल गया होगा। तो BR टैग आपने देखा कि हमने BR टैग लगाया हुआ कहीं पर, मैं आपको दिखाता हूं, ये देखोगे आप कोड में देखोगे यहां पर ये BR टैग लगाया हुआ है। टेक्स्ट ऑफ द, यहां पर आप देखोगे स्ट्रॉन्ग के बाद हमने टेक्स्ट ऑफ द के बाद हमने BR टैग लगाया हुआ है। तो यहां पर आप देखोगे टेक्स्ट ऑफ द के बाद हमने जैसे BR टैग लगाया वैसे ही ये लाइन टूट के नीचे आ गई। मतलब अगर हमें लाइन ब्रेक करनी है तो BR टैग का यूज करते हैं। नेक्स्ट वाले टैग पे चलते हैं हम, HR टैग। तो यहां पर आप देखोगे HR का एक टैग होता है, ये भी एम्बेडेड टैग है। BR टैग भी एम्बेडेड टैग है और HR टैग भी एम्बेडेड टैग है, ठीक है। तो ये भी एम्बेडेड टैग है, ये भी एम्बेडेड टैग है। HR का मतलब आता है हॉरिजॉन्टल रा, ठीक है। हॉरिजॉन्टल रा क्या मतलब है? ये जैसे मान लो सेक्शन है, कोई भी सेक्शन है, कई बारी हम क्या करते हैं, मान लो हमने एक कुछ भी यहां पर बनाया, यहां पर भी कुछ भी बना दिया हमने। अब मान लो मैं इसको सेपरेट करना चाहता हूं, मान लो इसकी हेडिंग ये है, इस लेआउट का हेडिंग ये है, H1 में है मान लो, H2 में कुछ भी है, तो यहां पर इसको हमें सेपरेट करने के लिए यहां पर HR टैग का प्रयोग करेंगे हम, ठीक है। तो इसलिए जैसे मान लो लाइन डालनी है कहीं पर, तो हम HR टैग का प्रयोग करते हैं। चलो मैं आपको एग्जांपल दिखाता हूं लाइव वेबसाइट पर। लाइव वेबसाइट पर एग्जांपल देखते हुए चलते हैं। तो इस पे आ जाते हैं, देखते हैं। अब आप यहां पर आओगे तो यहां पर देखोगे, देखो लाइंस आ रही हैं, जैसे यहां पर ये लाइन आ रही है, तो इसको सेपरेट करने के लिए HR टैग का प्रयोग किया गया है, ठीक है। तो जब भी आप HR टैग प्रयोग करोगे यानी कि आप हॉरिजॉन्टल रॉ डालना चाहते हो, ठीक है। अब हम आते हैं नेक्स्ट, B टैग हमारा हो गया, स्ट्रॉन्ग टैग भी हो गया। I टैग, I टैग क्या होता है? इटैलिक करने के लिए होता है। I मतलब इटैलिक, ठीक है। देखते हैं इटैलिक, जैसे हम I टैग के अंदर कुछ भी लिखेंगे, जैसे कुछ भी लिखते हैं, मान लो मैं अर्जुन लिखता हूं, तो इस तरह से टेढ़ा हुआ लिखता हुआ आएगा, ऐसे टेढ़ा हुआ ऐसे लिखेगा। मतलब जो सीधी लाइन में ऐसे लिखा जा रहा था, अब वो टेढ़ा लिखा जाएगा इस तरह से। टेढ़ा लिखने के लिए इटैलिक टैग का प्रयोग करते हैं, ठीक है। तो उम्मीद है कि आप लोगों को पता चल गया होगा। इटैलिक टैग पता चल गया। इटैलिक टैग हमने जैसे मान लो मैं कहीं पर यूज कर लेता हूं इटैलिक टैग, ये I टैग है, इसके अंदर मैं कुछ भी लिख देता हूं, मान लो चंडीगढ़ लिख देता हूं, ठीक है। तो अब ये चंडीगढ़ जहां भी पेज पे लिखा हुआ मिलेगा, अब आप देखोगे कि मैंने यहां पर I टैग के अंदर चंडीगढ़ लिखा, तो यहां पर आप देखोगे चंडीगढ़ थोड़ा सा गिरा हुआ, ऐसे लेटा हुआ सा
लग रहा है, मतलब थोड़ा सा टेढ़ा लिखने के लिए। इटैलिक लिखने के लिए हम जैसे वर्ड वगैरह में इटैलिक करते हैं, उसी तरह से आई टैग हम यहाँ पर प्रयोग करते हैं इटैलिक करने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। इसको हम कहीं भी यूज कर सकते हैं पेज पर। और एक होता है इसी के साथ ईएम टैग। इटैलिक के साथ एक ईएम टैग भी होता है यहाँ पर, ईएम टैग। ईएम टैग और इटैलिक टैग सेम होता है। ईएम टैग और इटैलिक टैग सेम होता है। जैसे बी टैग और स्ट्रॉन्ग टैग सेम था, उसी तरह से ईएम टैग और आई टैग सेम रहता है। जैसे मान लो मैं यहां पर लिखता हूं लखनऊ, ठीक। अब मैंने ईएम में मैंने लखनऊ लिखा है और आई में चंडीगढ़ लिखा है। तो आप देखोगे, अब मैं यहां पर देखो ये दोनों एक ही लाइन में आ गया है। तो अब मैं इसको अलग करने के लिए यहां पर बी आर टैग का प्रयोग करूंगा। बी आर टैग मैंने लगाया, तो अब आप देखोगे कि ये टूट के नीचे आ जाएगा। जैसे हमने ब्रेक टैग लगाया, यहां पर नीचे आ गया। अब देखो हमने यहां पर क्रॉस साइन भी नहीं लगाया, तब भी वो नीचे आ गया। तो हमें जरूरत नहीं है कि बी आर टैग में मैं लगाऊं ही, लेकिन अगर आप W3 वैलिडेशन करते हैं तो ये लगाना जरूरी हो जाता है। नहीं तो आप इस तरह से नॉर्मली आप चलते रहिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो आप देखोगे कि आई टैग हमने लगाया, चंडीगढ़ लिखा, और ईएम टैग में लखनऊ लिखा, तो दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है। तो यानी कि इटैलिक और ईएम टैग दोनों सेम होता है। ठीक है। मार्क टैग क्यों यूज करते हैं? मार्क टैग जैसे मान लो जब भी हम कई बार हम पढ़ाई कर रहे होते हैं, तो हम मेन जो पॉइंट्स होते हैं उसको हाईलाइट करते हैं, हाइलाइटर लेते हैं। हाईलाइट पे ऐसे जब भी हम उसके ऊपर पेन चलाते हैं हाइलाइटर की, तो येलो कलर से ऐसे हाईलाइट हो जाता है और टेक्स्ट हमें एकदम से दिखने लगता है, दूर से ही दिखने लगता है। इसीलिए हम मार्क टैग का प्रयोग करते हैं यहाँ पर। यानी कि इसको समझ लो कि एक मार्कर है, हाइलाइटर है। अब मान लो मैं यहाँ पर इसके अंदर कुछ लिखता हूं मार्क टैग के अंदर, तो आप देखोगे कि यहाँ पर ये बैकग्राउंड हाईलाइट हो गया। यानी कि इसको अगर हम पूरे पेज पे कहीं भी किसी वर्ड को हाईलाइट करना चाह रहे हैं, कि लोगों का ध्यान आकर्षित करना चाह रहे हैं, तो ये हाइलाइटर टैग का प्रयोग करेंगे। दैट्स मीन की मार्क टैग का प्रयोग करेंगे। ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है हमारा स्मॉल टैग। स्मॉल टैग बेसिकली किसी भी चीज को छोटा लिखने के लिए, जैसे जस्ट सपोज कि इसका एक फॉन्ट साइज होगा पी टैग का जो फॉन्ट साइज है मान लो 1 EM है, 1 EM आ रहा है, तो अगर उससे छोटा करना है तो हम स्मॉल टैग का प्रयोग करेंगे। या नॉर्मल अगर हम मान लो यहाँ पर लिखते हैं स्मॉल टैग के अंदर लिखा हमने स्मॉल पैराग्राफ, ठीक है। यहाँ पर देखो स्मॉल पैराग्राफ, तो ये छोटा छोटा लिखा हुआ आ रहा है। अगर जस्ट सपोज कि मैंने कहीं भी मान लो पूरे बॉडी का फॉन्ट साइज हमारा चल रहा है 20 पिक्सल, पूरे बॉडी का फॉन्ट साइज मान लो, इस पूरे बॉडी का फॉन्ट साइज हमारा नॉर्मल फॉन्ट साइज 20 पिक्सल चल रहा है। 20 पिक्सल मतलब ये जो पैराग्राफ है इसका फॉन्ट साइज 20 पिक्सल चल रहा है। उसके बाद अगर हम स्मॉल टैग लगाएंगे तो ये छोटा छोटा दिखेगा। अभी क्या हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर CSS लगी नहीं है तो इसलिए स्मॉल टैग लगाया, तो ये भी सेम आ रहा है, ये भी सेम आ रहा है। ठीक है। तो स्मॉल टैग बेसिकली किसी भी वर्ड को छोटा लिखने के लिए स्मॉल टैग का प्रयोग करते हैं। सुपर टैग, सब टैग एंड सुपर टैग, ये दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है। एक ऊपर को लिखता है, एक नीचे को लिखता है। यानी कि जस्ट सपोज सुपर टैग अगर हम लगाते हैं, कई बार आपने देखा होगा कि मान लो, बहुत बार आपने देखा होगा, मान लो यहां पर लिखा हुआ है आर स्टील, यहां पर आर स्टील लिखा हुआ है इस तरह से, तो कई बार आपने देखा होगा कि यहां पर ऐसे मार्क लगा होता है। ये इसको बोलते हैं रजिस्ट्रेशन मार्क, ट्रेडमार्क। ठीक, ट्रेडमार्क या रजिस्ट्रेशन मार्क लिखा होता है। या ऐसे कहीं भी आपको कोई वर्ड मिल जाए जो ऐसे ऊपर लिखा हुआ हो, तो इसके लिए हम सुपर टैग का प्रयोग करेंगे, सुपर टैग का प्रयोग करेंगे। अब अगर मान लो कोई टैग, मान लो कुछ भी लिखा हुआ है, ठीक है, मान लो किसी का नाम लिखा हुआ है। अब कोई चीज मान लो यहां पर नीचे लिखी हुई है, मान लो जैसे 10th लिखा होता है, 10th लिखा होता है। 10th में भी आप देखोगे इस तरह से TH जो है ऊपर लिखा होता है। तो TH को ऊपर लिखने के लिए हम यहां पर सुपर टैग का प्रयोग करेंगे, SUP टैग का प्रयोग करते हैं। इसको हम फुल फॉर्म में सुपर टैग बोलते हैं। ठीक है। तो इसको सुपर टैग, जैसे मान लो यहां पर सुपर टैग लगाया और यहां पर सुपर टैग बंद किया, तो ये ऊपर लिखा हुआ आ जाएगा। चलो देख लेते हैं
कि कैसे आएगा। अब आप देखोगे कि यहाँ पर 10th लिखा हुआ आ रहा है, यानी कि यहाँ पर हमने 10 लिखा, यहाँ पर हमने 10 लिखा और सुपर टैग के अंदर, इस टैग के अंदर TH लिखा, यहां तक है, ये BR टैग अलग है। इस टैग के अंदर हमने TH लिखा, यानी कि 10th अगर हमें लिखना है इस तरह से आ जाएगा, 10th लिखना है इस तरह से, तो ये हमें 10th बाहर लिखेंगे और ये इसको हमने सुपर टैग में SUP टैग में हमने लिखना है, ठीक है, तो इसलिए 10th आ जाएगा। और इस तरह से अगर हमें लिखना है सब टैग, ये भी सुपर टैग लिखा हुआ है, क्योंकि ये भी देख लो ऊपर आ रहा है, तो यानी कि ये यहाँ पर मिस्टेक है, ये सुपर टैग में लिखा हुआ है, तो इसको सब टैग में करना है हमें, क्योंकि हमें सब टैग भी देखना है किस तरह से आता है। सब टैग जैसे ही आप इसको सब टैग लिखोगे तो ये आप देखोगे, जैसे हमने इसको सब टैग लिखा यहाँ पर, इसको मैं यहाँ पर क्लोज करता हूं तो अपडेट हो जाएगा। तो यहाँ पर आप देखो सुपर टैग लिखा हमने तो ये ऊपर आ रहा है, सब टैग लिखा हमने तो ये बॉटम में आ रहा है। तो दोनों में डिफरेंस ये है कि सुपर टैग ऊपर को लिखता है और सब टैग नीचे को लिखता है। नेक्स्ट चलते हैं, डिव, सेक्शन और स्पैन में क्या डिफरेंस है। जब भी आप कहीं भी आप जाओगे इंटरव्यू के लिए, कभी भी आप HTML या वेब डिजाइनिंग के इंटरव्यू के लिए जाओगे तो आपको इनमें डिफरेंस जरूर पूछा जाएगा कि डिव और स्पैन में क्या डिफरेंस है, या सेक्शन और स्पैन में क्या डिफरेंस है। तो इनमें क्या डिफरेंस ये है, डिफरेंस जान लेते हैं सबसे पहले। जैसे मान लो कि ये हमारा पेज है, ये हमारा पेज चल रहा है इस तरह से, इसकी जो विड्थ है यहां तक है, ये पूरा पेज चल रहा है। जैसे हम डिव लगाते हैं, मान लो हमने यहां पर एक डिव लगाया, उस डिव के अंदर ये H4 या H6 जो भी लगा हुआ है वो लगा दिया, ये हमारा डिव है। तो जैसे हम डिव लगाएंगे क्या करेगा, डिव लगाते ही ये पूरा विड्थ ले लेगा, ये 100% विड्थ लेता है, इसका बाय डिफॉल्ट नेचर है, ठीक। जैसे ही मान लो हमने यहां पर डिव लगाया, डिव टैग लगाया और डिव यहां पर क्लोज किया, डिव हमने क्लोज किया, तो ये क्या करेगा, विड्थ ले लेगा 100%, ठीक है, क्योंकि ये कोड में अभी कुछ लिखा नहीं है इसलिए दिख नहीं रहा, ठीक है। वैसे बाय डिफॉल्ट P टैग भी आप देखोगे, P टैग भी 100% विड्थ लेता है। मोस्टली H1 टैग भी, जितने H वाले टैग हैं यानी हेडिंग वाले जो भी टैग हैं H1 से H6 तक, ये भी विड्थ 100% ही लेते हैं। आपको यहीं तक दिख रहा है, लेकिन आप इसके नीचे कुछ भी लिखना चाहोगे तो वो नीचे लिखेगा, यहां नहीं आएगा। जैसे यहां पर हमें नीचे लिखने के लिए BR टैग लगाना पड़ता है, ठीक है, ये पता चल गया होगा आपको। अब मैं आपको बताता हूं स्पैन टैग। स्पैन टैग और डिव में क्या डिफरेंस है। डिव के अंदर हम स्पैन टैग को यूज करते हैं। जस्ट सपोज कि मान लो ये एप्सम आ रहा है या सिंपली आ रहा है यहां पर, तो इस सिंपली को अगर हम डिव टैग में करेंगे तो ये यहां से टूट जाएगा, यानी कि यहां से टूट जाएगा और 100% विड्थ ले लेगा, ये इसका नेचर है डिव का। लेकिन अगर हमें यहां पर स्पैन लगाएंगे तो ये विड्थ नहीं लेगा। और स्पैन टैग हम लगाते क्यों है, मान लो इसका कलर हमें बदलना है या इसका फॉन्ट साइज हमें बदलना है, तो उसके लिए हम स्पैन टैग का प्रयोग करते हैं। तो जो स्पैन होता है वो विड्थ नहीं लेता है, और जो डिव होता है या सेक्शन होता है वो विड्थ लेता है 100%। तो इनमें ये डिफरेंस है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं ULLI टैग। ULLI टैग ये क्यों लगाते हैं, ये लगाते हैं लिस्टिंग के लिए। अगर आप देख पाओगे तो लिस्टिंग मतलब जब भी हम पेज पे जाते हैं तो कई बारी हमें कुछ पॉइंट्स लिखने पड़ते हैं। जैसे मान लो कोई हेडिंग हमने लगाई, उसके कुछ पॉइंट्स हैं, मान लो पॉइंट 1, पॉइंट 2, तो उस बुलेट के लिए हम ULLI का प्रयोग करते हैं। UL लगाएंगे तो LI लगाना जरूरी है, नहीं तो आपका कोड गलत हो जाएगा, ठीक है। UL के साथ LI चलेगा और OL के साथ LI चलेगा। तो यहां पर आप देखोगे, ये देखोगे आप यहां पर, तो यहां पर जैसे मान लो यहां पर इस तरह से अगर हम कुछ भी लिखते हैं, मान लो यहां पर हम कुछ भी लिखते हैं, यहां पर हमने बुलेट लगाना है, कुछ भी लिखना है, तो इस बुलेट के लिए हम UL का प्रयोग करते हैं। तो यहां पर आप देखोगे तो यहां पर एक UL लगा, UL लगा, UL टैग लगा और यहां पर जाके UL टैग क्लोज हुआ, ठीक है। इस तरह से
इस तरह से यहां पर लगा और यहां पर क्लोज हुआ। अब इसके अंदर ये 2 बुलेट पॉइंट है, यानी कि 2 एलआई लगेगा। कैसे काम करेगा चलो देख लेते हैं। जैसे यहां पर एक यूएल टैग लगा और यहां पर एक एलआई टैग लगा, ठीक, एलआई टैग लगा और एलआई टैग यहां पर क्लोज हो गया। फिर यहां पर एलआई टैग लगा, ठीक, और यहां पर इस तरह से क्लोज हो गया, ठीक। मान लो यहां पर हमने कोई हेडिंग लिख दिया। अब इसी का बुलेट पॉइंट हमने बनाना है यहां पर इस तरह से, इस तरह से, इस तरह से। तो यहां पर यूएल टैग लगा और यहां पर यूएल टैग बंद हुआ, यूएल टैग बंद हुआ और यहां पर एलआई टैग लगा, यहां पर एलआई टैग बंद हुआ। इस तरह से यहां से एलआई एलआई एलआई, तो इस तरह से यहां पर बुलेट पॉइंट लिखा जाता है। अब जैसे अब यहां पर देखोगे, यहां पर राउंडेड आ रहा है, यहां पर डॉट आ रहा है, इस तरह से एक डॉट आता है। अगर आप राउंडेड इस तरह से बीच में स्पेस चाहते हो तो ओएल टैग लगाया जाता है इस तरह से, ठीक है। इन दोनों में कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं है, सिर्फ सर्कल का डिफरेंस है। ओएल टैग और यूएल टैग में दोनों ही लिस्टिंग के लिए लगाया जाता है, ठीक है। तो आपको पता चल गया होगा ओएल टैग और यूएल टैग। लेकिन अब आप देखोगे यहां पर तो इसमें एक टाइप लगता है, चाहे आप यूएल में टाइप लगा दो, चाहे आप ओएल में लगा दो, ठीक है। तो यहां पर हमने डिस्क लिखा, टाइप डिस्क, ये क्या है, एट्रीब्यूट है, एट्रीब्यूट है। टाइप एट्रीब्यूट अगर हम यूएल में लगाएंगे तो इस तरह से डॉट आएगा, इस तरह से डॉट आएगा, ठीक है, इस तरह से डॉट आएगा गोल गोल सा। अगर हमको सर्कल चाहिए तो हम टाइप सर्कल लिख देंगे यूएल के अंदर ही। मान लो जैसे ये हमारा यूएल है, तो यहां पर हमने टाइप लिखना है, टाइप लिखना है इस तरह से। अब यहां इस इन्वर्टेड कामा के अंदर बराबर, इन्वर्टेड कामा के अंदर हम जो भी लिखेंगे, जैसे मान लो सर्कल लिख दिया, सर्कल लिख दिया, इस तरह से इसको क्लोज करेंगे तो यहां पर इस तरह से सर्कल आ जाएगा। अगर ये आ गया सर्कल। अगर हम डिस्क करेंगे, टाइप अगर हम डिस्क करेंगे तो इस तरह से डॉट आ जाएगा, ठीक। अगर मान लो स्क्वायर करेंगे, टाइप लिखेंगे इस तरह से यूएल के अंदर स्पेस टाइप में स्क्वायर लिखेंगे, इस तरह से स्क्वायर लिखेंगे तो इस तरह से एक चौकोर सा वो आ जाता है, आपको चौकोर सा एक बुलेट पॉइंट आ जाता है। एक्चुअली ये बुलेट पॉइंट के लिए ही यूज किया जाता है, ठीक है। तो आपको पता चल गया होगा इसके प्रॉपर्टी के बारे में भी, यूएल और इसके जो एट्रीब्यूट लगेगा, जो इसका एट्रीब्यूट लगेगा, एक एट्रीब्यूट यूएल का डिस्क होता है और एक सर्कल होता है, स्क्वायर होता है, और भी 2-4 होते हैं, तो वो आप करके सीखोगे, ठीक है। जब भी आप करने लगोगे तो यहाँ पर टाइप लिखोगे तो लिस्ट आ जाएगी। जैसे मान लो यहाँ पर ओएल लगा, ओएल जैसे नंबरिंग के लिए यूज हो रहा है यहाँ पर। जैसे बाय डिफॉल्ट आप ओएल लगाते हो तो बाय डिफॉल्ट यहाँ से 1 2 इस तरह से लिखा हुआ आता है, ठीक है। जैसे रोमन अंक भी लिखना है तो टाइप में हम रोमन लिखेंगे तो इस तरह से वो रोमन में लिखता हुआ चला जाएगा। अब इसके बहुत सारे प्रॉपर्टीज होते हैं। जैसे मान लो हमने टाइप लिखा तो टाइप के अंदर आप देखोगे ए बी सी इस तरह से 1 2 इस तरह से लिखना है तो उस तरह से वो लिखता हुआ आता है। अब आप देखोगे यहाँ पर हमने ए लिखा टाइप में तो ये ए और बी स्टार्ट हो गया। अगर यहाँ पर हम रोमन भी लिखते, मान लो यहाँ पर हम रोमन लिखते हैं, रोमन लिखते हैं तो इस तरह से नॉर्मल आ रहा है, ठीक है। तो इस तरह से बहुत सारे टाइप्स होते हैं यूएल के और ओएल के, वो आप देख लेना। तो आपको पता चल गया होगा यूएल में क्या डिफरेंस है, यूएल के टाइप्स क्या हैं जो एट्रीब्यूट के, और ओएल और यूएल में क्या डिफरेंस है। नंबरिंग अगर मान लो लिखनी है तो ओएल लगाना है, और सिंपल बुलेट पॉइंट्स लगाने हैं तो यूएल का टैग लगाना है। लेकिन इसके साथ साथ चाहे ओएल लगाओ और चाहे यूएल लगाओ, दोनों के साथ एलआई लगाना जरूरी है। जो भी आप टेक्स्ट लिखोगे, जस्ट सपोज ये वाला जो टेक्स्ट है वो एलआई के अंदर होना चाहिए। अगर एलआई नहीं लगा है तो इस यूएल का कोई मतलब नहीं है। यूएल के साथ एलआई जरूर आएगा और ओएल के साथ भी एलआई जरूर आएगा, और इसका नेचर ये है कि ओएल के अंदर एलआई होना चाहिए या फिर यूएल के अंदर एलआई होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं डीएल टैग।
डीएल टैग बेसिकली क्या होता है, किसी भी सेक्शन को डिफाइन करने के लिए होता है। जस्ट सपोज कि मान लो तो डीएल टैग लगाते हैं जस्ट सिंपल, जैसे हमारा ओएल आ रहा था, यूएल आ रहा था, उसी तरह से ही डीएल भी चलता है। डीएल टैग अगर हम लगा देते हैं, डीएल टैग के अंदर एक आता है डीडी और एक आता है डीटी, दो टैग चलते हैं। जैसे यहां पर यूएल लग रहा था, वैसे अब यहां पर डीएल लग रहा है। जहां पर एलआई लग रहा था वहां पर डीडी लग रहा है, या फिर डीटी लग रहा है। ठीक है, तो जस्ट सपोज कि मान लो कोई लिस्टिंग लगानी है, लिस्टिंग लिखनी है, तो हम इस तरह का प्रयोग करते हैं। जैसे मान लो टेबल में हम टेबल बनाते हैं, उसी तरह से डीएल और डीडी और डीटी का टैग भी हम यूज करते हैं। बहुत कम लोग यूज करते हैं क्योंकि मोस्टली यूएल एलआई से ही काम चल जाता है, तो इसकी हमें ज्यादा जरूरत नहीं पड़ती है। लेकिन आप इसको यूज कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट आता है एचआरईएफ टैग। ये बहुत इंपॉर्टेंट टैग है। वैसे इंपॉर्टेंट तो सारे टैग है, सारे टैग को याद रखना बहुत जरूरी है, और ये ज्यादा जरूरी है कि उसको यूज कहां पर करना है। एचआरईएफ यानी कि ए टैग, एंकर टैग, इसको हम एंकर टैग बोलते हैं, ए टैग को एंकर टैग बोलते हैं। ए टैग लगाया हमने इस तरह से, ये टैग इस तरह से लगेगा, ए टैग लगा, स्पेस एचआरईएफ इस तरह से, बराबर यहां पर इन्वर्टर कामा के अंदर, यहां पर वो पाथ देंगे जो हम लिंक कराना चाहते हैं। जैसे www.google.com, ठीक, तो यहां पर हम google.com लिखेंगे, यहां पर इसको हम क्लोज कर देंगे इस तरह से। ठीक, जैसे हम क्लोज करेंगे, इसको क्लोज करने के बाद अब आप देखोगे कि यहां पर ये तो हमने इसके अंदर लिख दिया, लेकिन यहां पर क्या लिखेंगे, मान लो एबीसी कुछ भी लिख देते हैं, एबीसी लिख दिया हमने, और फिर ए टैग को हमने क्लोज कर दिया इस तरह से। तो एबीसी के ऊपर जब हम क्लिक करेंगे तो google.com पे चले जाएंगे। ठीक है, तो एंकर टैग का इस तरह से हम प्रयोग करते हैं। अब मैंने एक टारगेट लगाया। टारगेट क्या चीज है, ए टैग के अंदर लगता है टारगेट। यहां पर देखोगे ए टैग के अंदर टारगेट लगता है। हमने टारगेट लगाया बराबर कॉलन अंडरस्कोर ब्लैंक। अंडरस्कोर ब्लैंक का मतलब होता है कि जब भी इसके ऊपर कोई क्लिक करे तो एक नए टैब में ओपन हो। ठीक है, जैसे यहां पर इसी टैब पे ही ना वो ओपन हो जाए, वो नए टैब में ओपन हो। ठीक है, इस तरह से हम टारगेट का प्रयोग करते हैं ए टैग के अंदर। अब हम इसको देख लेते हैं। अब यहां पर लगा हुआ है एंकर टैग, इसके ऊपर हम क्लिक करते हैं। जैसे ही हम इसके ऊपर क्लिक करेंगे, यहां पर इसके ऊपर हम क्लिक करते हैं, तो अब आप समझ गए हो कि जब हम इसके अंदर कुछ भी लिखेंगे एचआरईएफ के अंदर, तो वो वहां पर लेके चला जाएगा। और टारगेट अगर हम करेंगे तो यहां पर एक नई टैब ओपन हो जाएगी। तो इस तरह से चलेगा। आते हैं इमेज टैग। इमेज टैग क्यों लगाते हैं, इमेज टैग चलता कैसे है हम देखते हैं। अगर हमें मान लो कोई, जैसे मान लो यहां पर हमने एक इमेज अटैच कर रखी है इस तरह से, अगर हमें कोई भी पेज पे इमेज चाहिए तो उसके लिए IMG टैग का प्रयोग करेंगे। IMG का टैग प्रयोग करेंगे। लेकिन अब आप देख रहे थे कि अगर हमें कोई लिंक लगाना है तो HREF का प्रयोग कर रहे थे। बहुत सारे लोग गलतियां करते हैं, इमेज के अंदर HREF लगाने लगते हैं क्योंकि हम इसको लिंक कर रहे होते हैं, तो उनको लगता है कि इमेज के अंदर HREF टैग लगेगा, लेकिन यहां पर HREF का टैग नहीं लगेगा। यहां पर लगेगा सोर्स टैग, IMG स्पेस SRC। ठीक, SRC बराबर यहां पर वो इमेज का पाथ देंगे जहां पर इमेज पड़ी हुई है। जैसे यहां पर, ठीक है, इमेज टैग लगाया, SRC सोर्स टैग, सोर्स मतलब उस फाइल का पाथ। सोर्स के अंदर हम बराबर कॉलन, उसके बाद वो पाथ हम लगाएंगे। इमेज नाम से एक हमारी इमेज यहां पर आ रही है, वो हमारी इमेज कहां पर पड़ी है, अब मैं आपको दिखाता हूं। यहां पर ये देखो, इमेज नाम से यहां पर पड़ी हुई है एक बाहरी फोल्डर में। हम फोल्डर में चले जाएंगे, HTML के फोल्डर में, जहां पर हमारा ये index.html है, क्योंकि index.html में हम काम कर रहे हैं। तो यहाँ रूट में ही ये जो रूट, इसको हम रूट बोलते हैं, यानी अगर हमारा कुछ फोल्डर में पड़ा है तो फोल्डर में तो रहेगा, लेकिन फोल्डर के अगर बाहर है तो उसको हम रूट बोलते हैं। ठीक है,
तो यहाँ पर रूट पे अगर देखोगे इमेज नाम का एक फोल्डर, एक इमेज पड़ी हुई है और इसका जो टाइप है वो जेपीजी है। ठीक है, जो एक्सटेंशन है इसका जेपीजी एक्सटेंशन में है। तो ये वाली इमेज हमने यहाँ पर कॉल करी है। आप देखोगे यहाँ पर इमेज टैग लगाया, एसआरसी लगाया, उसके बाद यहाँ पर वो वाली इमेज को हमने पाथ दे दिया। जैसे पाथ दे दिया तो आप देखोगे यहाँ राइट साइड में एक इमेज यहाँ पर शो होने लगी। ऑल्ट टैग लगाते हैं, ऑल्ट टैग लगाते हैं। बेसिकली अगर हम ऑल्ट टैग नहीं लगाते तो एरर बताता है। ऑल्ट टैग हम उसका नाम देते हैं, ऐसा नहीं है कुछ भी आप लिख दो ABCD। जब भी हम गूगल में सर्च करते हैं तो इस मान लो इमेज, मान लो कोई सर्च करते हैं तो जो हम नाम यहाँ ऑल्ट टैग में डालते हैं उसी नाम से गूगल में सर्च होती है। ठीक है, जैसे मान लो यहाँ पर सैंपल इमेज नाम हमने डाला हुआ है। अब यहाँ पर देखो कि सैंपल इमेज हमने ऑल्ट टैग के अंदर डाला हुआ है, ऑल्ट टैग के अंदर सैंपल इमेज। तो जैसे हम गूगल में सर्च करेंगे सैंपल इमेज तो ये वाली इमेज को पहले वो डिस्प्ले कर देगा। जहां जहां भी सैंपल इमेज का नाम उसको मिलेगा किसी के भी वेबसाइट पे तो उन वेबसाइटों को ऊपर लाके लिस्ट कर देता है। तो उस पर हम क्लिक करते हैं तो वो हमें मिल जाती है। ठीक है, फिर इमेज टैग के अंदर कि उसकी विड्थ कितनी होनी चाहिए, विड्थ हमने डिफाइन कर दी, विड्थ 300 तो इसकी विड्थ इतनी हो गई, और हाइट हमने कर दिया 200 तो इसकी 200 हाइट हो गई। ठीक है, अब यहां पर देखोगे तो इसकी जो विड्थ है वो 300 पिक्सल है। ये पिक्सल में होती है, हमने यहाँ पर बेशक पिक्सल नहीं लिखा हुआ है लेकिन ये बाय डिफॉल्ट 300 पिक्सल काउंट करता है। ठीक है, विड्थ लगाना है बराबर इन्वर्टेड कामा 300 मतलब 300 पिक्सल, और हाइट जो है वो 200 पिक्सल। ठीक है, 200 पिक्सल। इसको हम चेंज करके भी देख लेते हैं जल्दी से। अब मैं इसको मान लो कि 500 कर देता हूं। अब आप देखोगे कि इमेज थोड़ी सी बड़ी हो गई, स्ट्रेच हो गई। अब मैं इसको थोड़ा सा 500 कर देता हूं तो आप देखो हाइट भी हमने बढ़ा दी और विड्थ भी बढ़ा दी। जैसे ही हमने हाइट और विड्थ बढ़ाई तो इसकी जो हाइट है वो बढ़ गई और विड्थ भी बढ़ गई। तो इसलिए हम इमेज टैग के अंदर हाइट विड्थ का भी प्रयोग करते हैं, ऑल्ट टैग का तो प्रयोग करना ही करना है। अगर आप इसको हाइट और विड्थ नहीं भी लगाते हो तो बाय डिफॉल्ट वो जो अपने एक्चुअल फॉर्म में रहती है वो आ जाती है। जैसे ये इमेज बहुत बड़ी है, अगर आप देखोगे तो ये इमेज बहुत बड़ी है, ये देखो काफी बड़ी है। तो इसको छोटा करने के लिए हमने यहाँ पर हाइट और विड्थ लगा रखा था। ठीक है, फिगर टैग हम देखेंगे। फिगर टैग जैसे हम इमेज टैग यूज करते हैं उसी तरह से हम फिगर टैग भी यूज करते हैं, इसमें ज्यादा कोई डिफरेंस नहीं है। इसमें सिर्फ एक टैग और ऐड हो जाता है। फिगर टैग हम इसीलिए लगाते हैं क्योंकि इमेज टैग जैसे मान लो ये इमेज टैग लगा, यही सेम चीज हमने यहाँ पर लगा दी। फिगर टैग के अंदर इमेज टैग पूरा लगा दिया, इमेज सोर्स ऑल्ट वगैरह। फिर उसके बाद यहाँ पर एक इसमें एक्स्ट्रा क्या है कि ये फिग कैप्शन। जैसे मान लो यहाँ पर आपने एक फिगर टैग लगाया या फिगर टैग लगा दिया, उसके अंदर एक इमेज लगा दी। इस इमेज का एक कोई कैप्शन देना है, मान लो यहाँ पर कोई नाम देना है। जस्ट सपोज कि यहाँ पर आपकी इमेज आ रही है, आपका नाम यहाँ लिखना है, यहाँ पर आपका नाम लिखना है। तो उस नाम लिखने के लिए यहाँ पर फिगर टैग का प्रयोग किया जाता है। आप फिगर टैग अगर आप नहीं भी लगाते हो तब भी आप सिंपल क्या कर सकते हो, यहाँ पर इमेज टैग लगाया, उसके नीचे यहाँ पर H5 लगा दिया, H4 लगा दिया, तब भी आपका काम आराम से चल जाएगा। तो फिगर टैग अगर आप नहीं भी लगाते हो तब भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर आप फिगर टैग लगा लेते हो तो वेल एंड गुड है, क्योंकि उसका रीजन ये है कि ये HTML का टैग है। बट HTML में बहुत सारे तरीके हैं जिसकी वजह से हम जरूरी नहीं है कि सारे टैग को हम यूज ही करें। बहुत सारे और शॉर्टकट तरीके हैं जिस तरह से हम काम चला लेते हैं। जैसे मान लो इमेज टैग है, इमेज के नीचे मान लो हमने यहाँ H5 लगा दिया तो हम कैप्शन एज ए कैप्शन हम H5 को भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, वीडियो टैग पे आते हैं। वीडियो टैग लगाते हैं, जैसे मान लो कि हमें कोई वीडियो प्ले करनी है, जैसे यूट्यूब का मान लो हमें कोई वीडियो लगाना है या हमारे फोल्डर में कोई एक वीडियो पड़ी है उसको हमें अपने पेज पर लगाना है। जैसे मैं आपको दिखा देता हूं कि किस तरह से लगाना है। जस्ट सपोज कि मैं इस वेबसाइट पे आ जाता हूं, कोर्स पे आ जाता हूं, कोर्स पे आ जाता हूं, कोर्स नहीं है यहाँ पर,
तो यूपीआईटी कॉलेज पे आ जाता हूँ। यहाँ यूपीआईटी कॉलेज का एक कोर्स चल रहा है। जैसे मान लो यहाँ पर एक वीडियो आ रही है, तो ये वीडियो कैसे आ रही है, इसके दो तरीके हैं। एक फ्रेम टैग के अंदर आता है, एक लगता है फ्रेम टैग। कोई भी वीडियो अटैच करने के लिए उसके लिए हम लगाते हैं फ्रेम टैग। फ्रेम टैग इस तरह से लगा, फ्रेम टैग यहां पर बंद हुआ। और फ्रेम टैग के अंदर SRC मतलब सोर्स टैग लगा के इसके अंदर हम वो पाथ दे देंगे जहां पर हमारा वीडियो पड़ा हुआ है। जैसे मान लो YouTube पे हमारा वीडियो पड़ा हुआ है, तो यहाँ सोर्स के अंदर हम YouTube का URL दे देंगे और हाइट विड्थ दे देंगे, जैसे मैंने यहाँ पर लगाया हुआ है। मान लो यहाँ पर एक फ्रेम लगाया, ये फ्रेम हो गया हमारा। फ्रेम के अंदर हाइट दे दी, ये हाइट होगी हमारी, विड्थ दे दिया। तो इस तरह से हम अटैच कर सकते हैं। सेम उसी तरह से अगर मान लो हमारे फोल्डर में कोई वीडियो पड़ा हुआ है, तो उसको अटैच करने के लिए, यहाँ पर शो कराने के लिए हम वीडियो टैग का प्रयोग करते हैं। जिस तरह से, जैसे मान लो वीडियो टैग लगाया, अब विड्थ दे दिया हमने 400। उसके बाद सोर्स टैग यहाँ पर लगता है। एक सोर्स टैग के अंदर हम क्या करते हैं कि हम एक्सटेंशन देते हैं। जैसे वीडियो टैग लगा दिया, हमने लिख दिया कि इसकी विड्थ इतनी आनी चाहिए 400 पिक्सल, 400 हमने विड्थ दे दिया। उसके बाद कंट्रोल दे दिया। ठीक, कंट्रोल के अंदर क्या क्या आता है, जैसे मान लो कि वीडियो ऑटो प्ले होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए, म्यूट होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, वो सब इसके बाद प्रॉपर्टियां लग जाती हैं। अब यहाँ पर वीडियो टैग के अंदर एक सोर्स टैग आता है। ठीक, सोर्स टैग के अंदर SRC यानी कि सोर्स, वो फाइल जहां पर पड़ी है, MP4 है कि दूसरी और कोई एक्सटेंशन है, वो एक्सटेंशन यहाँ पर लगाएंगे। तो यहाँ पर सब्सक्राइब नाम से पड़ा हुआ, subscribe.mp4 वीडियो है ये, तो MP4 लिख दिया। ठीक है, उसके बाद टाइप हमने लगा दिया वीडियो MP4। ठीक, क्योंकि MP4 की वीडियो हमारे पास, तो हमने टाइप लगा दिया वीडियो MP4। टाइप लगाया हमने वीडियो MP4 क्योंकि MP4 की वीडियो है। इस तरह से अब नीचे अगर आप देखोगे इसी के अंदर, तो यहाँ पर लिखा हुआ आ रहा ब्राउजर, योर ब्राउजर डज नॉट सपोर्ट द वीडियो टैग। अगर मान लो कोई ब्राउजर इस टैग को, HTML5 का टैग है ये, अगर मान लो इस टैग को कोई ब्राउजर सपोर्ट नहीं कर रहा है, तो फिर यहाँ वहां पर ये वाला वर्ड लिखा हुआ आ जाएगा, बाय डिफॉल्ट आ जाता है। ये इस टैग की खासियत है। ठीक है, अब हम आते हैं ऑडियो टैग। अगर मान लो कहीं पर हमें ऑडियो लगाना है, जैसे मान लो सॉन्ग्स वगैरह की वेबसाइट्स होती हैं, जैसे गाना.com या बहुत सारे ऐसे हैं जहां पर हम MP3 वगैरह प्ले करते हैं। तो हम अगर मान लो अपने वेबसाइट पे एक ऑडियो लगाना चाहते हैं, तो ऑडियो टैग लगाएंगे। कंट्रोल लिखा हुआ है, कंट्रोल नहीं भी लगाएंगे तब भी चलेगा। कंट्रोल से हम क्या करते हैं कि ऑडियो प्ले करना है कि नहीं करना है, म्यूट करना है, ठीक है, उसकी वॉइस वगैरह कितनी रखनी है, वो सारी चीजें इसके अंदर हम लगाते हैं। फिर आते हैं सोर्स टैग। सोर्स टैग में MP3 है कि .ogg है, कौन सी फाइल है, तो हम MP3 लेके चलते हैं। अब यहाँ पर देख पाओगे, तो यहाँ पर ऑडियो टैग लगा। सोर्स टैग के अंदर वो फाइल का हम पाथ दे देंगे, टाइप दे देंगे ऑडियो MPEG, क्योंकि ये ऑडियो है और MP3 का हम ऑडियो यहाँ पर अटैच कर रहे हैं। ठीक है, इस तरह से ऑडियो टैग लग जाएगा। आई फ्रेम से आप क्या कर सकते हो, आई फ्रेम से बहुत सारी चीजें होती हैं। अगर आप देखोगे, मान लो किसी के वेबसाइट का, मान लो एक गूगल का पेज है, मान लो पूरी ही गूगल की वेबसाइट को अपने पेज पे लगाना चाहते हो। मान लो ये आपकी वेबसाइट है, यहां पर इतने में आप चाहते हो कि यहां पर पूरी गूगल की वेबसाइट डिस्प्ले हो जाए आपकी वेबसाइट पे। ये आपकी मान लो वेबसाइट है, इस पेज पे आप गूगल की पूरी वेबसाइट डिस्प्ले कराना चाहते हो, तो यहाँ पर आई फ्रेम लगाओगे। आई फ्रेम सोर्स टैग लगाओगे, इस तरह से सोर्स एट्रीब्यूट लगाओगे। ठीक, आई फ्रेम लगाया, विड्थ दे दिया। विड्थ मतलब ये विड्थ हो गई, ये हाइट हो गई, ये हमने दे दिया हाइट। फिर उसके बाद सोर्स टैग लगाया। सोर्स टैग के अंदर www, ये मान लो यूट्यूब हमने लगाया हुआ है, आप यहाँ पर google.com करोगे तो इतने हाइट विड्थ के अंदर पूरी गूगल की वेबसाइट डिस्प्ले होने लगेगी। अब यहाँ पर बॉर्डर देखोगे, फ्रेम बॉर्डर, इस बॉर्डर की बात हो रही है कि इसमें बॉर्डर कितना रखना है, 2 रखना है, 5 रखना है, 0 रखना है, बॉर्डर आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए। ऑटो प्ले अलाउ, ऑटो प्ले होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, कि वीडियो के पेज पे अगर कोई आए तो वीडियो अपने आप ही प्ले हो जाए। ठीक है, इसलिए ऑटो प्ले का हम यहाँ पर आप देखोगे, यहाँ पर अलाउ फुल स्क्रीन। फुल स्क्रीन का मतलब यह है
कि ये पूरी स्क्रीन पे दिखता रहे, जितनी ये विड्थ है, जितनी हमने विड्थ लगाई हुई है उतने में पूरा कवर हो जाए, इसलिए इसको हम फुल विड्थ अलाउ करते हैं। ठीक है, यहाँ पर आई फ्रेम क्लोज हो गया। तो आई फ्रेम का प्रयोग जैसे हम वीडियो के लिए लगाते हैं वैसे ही हम आई फ्रेम का भी प्रयोग करते हैं। बाकी अब हम देखेंगे, आज हमने मोस्टली टैग्स देख लिए हैं, सिर्फ हमारे पास थोड़े से ही टैग बचे हैं। जैसे मान लो टेबल बचा हुआ है, फॉर्म बचा हुआ है। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे टेबल के बारे में और देखेंगे फॉर्म के बारे में, देखेंगे हेडर फुटर, कुछ टैग्स रह गए हैं जैसे ब्लॉक टैग, सिटी टैग, प्री टैग, ये कुछ टैग रह गए हैं जिनके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम पूरा HTML खत्म कर देंगे, फिर उसके बाद चलेंगे CSS के ऊपर। ठीक है।